मेरा पति विदेश में रहता था। मैं और मेरी सास घर में अकेले रहते थे। मेरी सास विधवा थी। वो रोजाना शाम को खाना बनाकर ले जाती और कहती कि किसी अनाथ को दे आती हूँ, तुम्हारे ससुर को पुण्य मिलेगा। एक दिन सास बेहोश हो गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी सास गर्भवती है। मैंने सास को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सास का पीछा किया तो सास एक पुराने घर में गई। वहां जाकर कैसे जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरे आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरी सास माँ अपने मामा के घर में रहती थी। मेरे आगे पीछे कोई न था। मामू ने जो पहला रिश्ता मेरे लिए आया उसके लिए हाँ कर दी और मुझे अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी भी बेटियां शादी के लिए बैठी हुई थी। तो झटपट मैं मेरी शादी निपटा दी। मैं उनकी बेटियों से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मामी को ये खौफ था कि कहीं अच्छे से अच्छा रिश्ता मेरे लिए ना आ जाए। इसलिए मेरे लिए जब अभिजीत का रिश्ता आया तो मम्मी ने मामा के कान भरे और जल्दी जल्दी ऐसे शादी कर दी मेरी जैसे मैं घर से भाग जाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। मेरा पति बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन मेरी शादी होते ही पैसों की कमी का सामना करना पड़ गया था उनको, क्योंकि मेरी शादी में अच्छा खासा खर्च हो गया था। मेरे पति ने शादी अच्छे तरीके से करने के लिए काफ़ी कर्जा ले लिया था, इसलिए वो कर्जा उतारने के लिए उनको विदेश जाना पड़ा ताकि वो कुछ पैसे जमा करके आ जाए। कर्जा भी उतर जाएगा और अच्छे तरीके से घर में और मेरी सास रह गई थी। इस थोड़े से समय में मेरे सास से ज़्यादा बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास अपने पति के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत कम वक्त है। इसलिए शादी से लेकर अब तक का सारा समय दिन रात मैंने अपने पति के साथ गुजारे थे। अपनी सास के साथ बैठते और बात करने का तो कोई मुझे ना वक्त मिलता था, ना ही फिलहाल कोई ज़रूरत थी। मैं तो बस उनको खाना बनाकर देती और वो चुपचाप खा लेती थी। मेरी सास सारा दिन और सारी रात क्या करती, गुस्सा आने लगता था। एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती हैं कि आपकी बहू को काम नहीं आता, दिन चढ़े सोई रहती है, अपने कपड़े नहीं धो सकती, सफाई नहीं करती। दूसरे शब्दों में तो आप मुझे बदनाम करना चाहती हैं मोहल्ले भर में। मेरा इतना सा कहना था कि इसके बाद मेरी सास ने किसी काम को हाथ नहीं लगाया। अब अगर हफ्तों में मेरे कपड़े मैले कुचैले पड़े रहते तो वो धोती थी। अगर मैं देर से जागती थी तो चाय नाश्ता नहीं बनाती थी, सिर्फ उनको पुण्य मिले। अपनी सास को ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। जब तक मेरे पति यहाँ पर थे उन्होंने कभी भी मेरे ससुर का खाना किसी गरीब को नहीं दिया था। हैरत की बात ये थी कि वो दिन का खाना नहीं देती थी, सिर्फ रात का देने लगी थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल उभरने लगे थे, लेकिन मैंने पूछना सही नहीं समझा था। जबकि मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो पहले भी खाना देती रही हो। मैं तो अपने पति में मगन थी। मैंने कभी देखा भी नहीं कि उन्होंने रात को खाना दिया है किसी गरीब को कि नहीं, लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी। उनके पति के गुजरे 2 साल हुए थे और वो उनके पुण्य के लिए किसी गरीब को खाना दे रही थी, तो ये अच्छी बात थी। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति की मुक्ति के लिए ऐसा करती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतें बहुत कम देखी थी और सास को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो एक रूखी सूखी सी औरत लगती थी जिसे किसी भी मुझे उम्मीद है कि वो वापस आ जाएगी, लेकिन मेरे सास के पति तो दुनिया से ही चले गए थे और उन्हें तो उम्मीद नहीं थी कि वो कभी वापस आएंगे। ऐसी बात सोचकर ही मेरा दिल डूबने लगता था और फिर मुझे मेरी सास में हमदर्दी होती चली गई। अब हर वो औरत जिसे अपने पति से बहुत मोहब्बत हो, मुझे वो औरत अच्छी लगती है। और जो औरतें बिना वजह अपने पति की बुराइयां करती थी, मेरा उनके पास बैठने को भी दिल नहीं करता था। मेरी सास रोज खाना लेकर घर से बाहर चली जाती थी और काफ़ी देर तक बाहर ही रहती थी, यहाँ तक कि मुझे नींद आने लग जाती थी, लेकिन मुझे जागना होता था क्योंकि मुझे अपनी सास का दरवाज़ा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर मैंने अपनी सास से
कहा कि आप खाना देने जाती हैं तो इतना वक्त क्यों लगाती हैं? मैं जल्दी सोने की आदी हूँ क्योंकि सुबह सवेरे ही अभिजीत के फ़ोन कॉल का वक्त हो जाता है। मेरी सास ने कहा कि गरीब को खाना देने के बाद मैं पड़ोस में चली चलती हूँ, वहाँ बातें करती हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर हो इसलिए वहाँ रोज पड़ोस की औरतों के घर जाकर बैठ जाया करती हूँ। मुझे उनके जाने पर कोई ऐतराज नहीं था, ना वो मेरे मामले में दखल देती थी और ना मैं उनके मामले में। अब तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली जो कि मुझे कभी कुछ नहीं कहती, वरना शादी से पहले तो सबने सास का ऐसा रूप मेरे दिमाग में बना दिया था कि मुझे बहुत डर लगता था कि न जाने मेरी सास कैसी होगी। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक मुझे ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और मैं जो इतने दिन से दिल में अपनी सास की तारीफें कर रही थी उनसे मुझे एक पल में ही नफरत महसूस होने लगी थी। वास्तव में मेरी भूली भाली दिखने वाली सास अंदर से इतनी शातिर होगी, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं तो उन्हें इस कदर मासूम समझ रही थी कि जैसे वो पापों की बिल्कुल दूर रहने वाली औरत हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने अच्छाई का चादर ओढ़ रखा है और वो हकीकत है जो वो उनके बिल्कुल विपरीत थी और बहुत ही खौफनाक। ये सब कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये हकीकत जानकर मैं तो बहुत परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि मैं अपने पति को ये सब कुछ बता दूं। भला ये भी कोई बात बताने वाली है जो मैं किसी को बताती? मैं तो अपने आप में दोहराते हुए शर्मासार हो गई थी। भला मेरी बूढ़ी सास इस तरह कैसे कर सकती है? लेकिन जब मैंने गौर किया तो इतनी बूढ़ी नहीं। मेरी सास ने कहा था कि उनकी शादी जब हुई थी तो उनकी उम्र 14 साल थी। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, वाकई में ऐसा होता था और सब अब मेरी सास 40 से ऊपर की होगी, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता था कि उन पर बुढ़ापा आ गया है। लेकिन कुछ दिनों में मैंने ये भी देखा कि उनके चेहरे पर एक बार फिर से रौनक आने लगी है। एक दिन अचानक वो मेरे सामने चक्कर खाकर गिर पड़ी तो मैं परेशान हो गई। उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की और मेरी कोशिश करने पर ही वो जल्द ही होश में आ गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है तो उन्होंने कहा कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। हाँ ठीक है, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। मैंने रिक्शा पकड़ा और उनको पास के अस्पताल ले चली गई, पर आते ही वो एक बार फिर से बेहोश हो गई। मैं परेशान हो गई कि आखिर उनको हुआ क्या है। शायद वाकई उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया है या गर्मी भी तो है। डॉक्टर ने कहा कि इनके कुछ टेस्ट होंगे। डॉक्टर ने उन्हें आराम का इंजेक्शन दिया और उनके खून का सैंपल लेकर कुछ टेस्ट किए। उसके होश में आने के बाद हम घर वापस आ गए। लेकिन अगली सुबह जब मैं रिपोर्ट लेने गई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक तो मेरी सास प्रेग्नेंट थी। ये देखकर तो मेरा सर बुरे तरीके से चकराने लगा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने सास को कुछ नहीं बताया और बदनामी के डर से वो रिपोर्ट छुपा दी। मेरी सास की तबीयत वैसे ही खराब थी। इस खराब तबीयत के बावजूद वह रोज की तरह खाना लेकर जाती थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि किस तरह का ड्रामा कर रही है ये औरत। मैं इनकी पति से मोहब्बत देखकर बहुत प्रभावित हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये औरत इतनी गिरी हुई निकलेगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि ये खाना देने के बहाने अपने आशिक से मिलने जाती थी। यकीनन खाना भी उसी को देती होगी, बल्कि उसके साथ मिलकर खाती होगी, क्योंकि वो बहुत सारा खाना निकाल कर जाती थी जो कि 2 लोगों के लिए काफ़ी होता था। पहले मैंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई क्योंकि बात ही ऐसी थी। मैंने फैसला किया कि इस बात का पता लगा कर रहूंगी कि आखिरकार मामला क्या है और मेरी सास रोजाना रात को कहाँ जाती है। मैंने सोचा कि मैं सारे पक्के सबूत इकट्ठे करूंगी, उसके बाद ही अपने पति को सारी बात बताऊंगी। मेरे पति को भी पता चले कि उसकी माँ ने कितनी अजीब हरकत की है। इंसान जवानी में ऐसी गलती करता तो बात समझ में आती है, लेकिन बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हुए मेरी सास को थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि वो पल
पल मौत के करीब हो रही है। और वैसे तो मौत हर वक्त इंसान के सिर पर होती है, कभी भी आ सकती है, लेकिन बुढ़ापे मौत का संकेत होता है। उम्र के इस हिस्से में दाखिल होते हुए मेरी सास को पूजा पाठ में मग्न होना चाहिए था। इस हिस्से में आकर वो इस तरह का काम कर बैठी है। मैंने सास का पीछा करने की ठान ली थी। सोचा कि आज रात जब वो खाना लेकर बाहर जाएगी तब मैं उनके पीछे जाऊंगी, लेकिन मुझे याद आया कि वो ताले की चाबी लेकर जाती हैं और बाहर से ताला लगा कर जाती हैं। क्योंकि मैंने ही उन्हें कहा था कि मुझे जल्दी नींद आ जाती है, उनका इंतजार करते हुए मुझे देर हो जाती है। मैंने अपनी सास को कहा कि वो आज के बाद बाहर से ताला लगा कर जाया करें। मुझे डर लगता है कि कहीं अगर घर में आग वगैरह लग गई तो मैं कैसे बाहर निकलूंगी। तो मेरी ये बात सुनकर सास के चेहरे का रंग फीका हो गया था। मैंने महसूस किया कि मेरी सास यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। अब वो मुझे यकीनन हो गया था कि दाल में कुछ काला है। जैसे ही मेरी सास खाना लेकर बाहर गई तो मैंने अपनी पुरानी चादर उठाई, जो कि शादी से पहले मैं इस्तेमाल करती थी और शादी के बाद भी इस चादर को यादगार के तौर पर अपने साथ लाई थी। इस चादर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था ताकि सास मुझे पहचान न सके, वरना जो चादर मैं रोज इस्तेमाल करती थी उससे तो वो बखूबी पहचान सकती थी कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। रात के 9 बज रहे थे और गली सुनसान हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले वाले जल्दी सोने के आदी थे। मैं इस तरह से सास का पीछा कर रही थी कि उनको थोड़ा भी शक न हो कि कोई उनके पीछे है। वो शायद अपनी धुन में चलती जा रही थी, खाना हाथों में थामे हुए चलते चलते वो बहुत दूर गई थी। मुझे हैरानी हुई कि एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे आ सकती है। फिर वो एक पुराने से घर में घुस गई जो बहुत ही टूटा फूटा सा था। मुझे डर था कि अंदर घुसते ही कहीं वो दरवाजा बंद ना कर दें, लेकिन जब मैंने पीछा किया तो देखा कि दरवाजे में तो कुंडी ही नहीं थी। यानी कि वो घर इतना पुराना और टूटा फूटा था कि उसके दरो दीवार की भी इस बात के गवाह थे। मैंने दबे पांव उस घर के अंदर घुसी तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर मेरी ही सास का हम उम्र एक शख्स मौजूद था और मेरी सास उससे बहुत खुशहाल माहौल में बातें कर रही थी। न सिर्फ बातें कर रही थी बल्कि अपने हाथों से निवाले बनाकर उस व्यक्ति को खिला रही थी। ये दृश्य देखकर तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया कि ये सब हो क्या रहा है। यानी कि मेरी सास रोजाना मुझसे झूठ बोल कर जाती थी कि वो गरीब बच्चे को खाना देने जाती है, जबकि वो यहाँ पर किसी अनजान आदमी के घर के अंदर आकर न सिर्फ अपने हाथों से खाना खिलाती है बल्कि उससे खुश होकर बातें भी कर रही थी और काफी वक्त लगाती है। यहाँ तक कि मैं सो जाती हूँ और जब मैं पूछती तो कहती है कि मोहल्ले की औरतों के साथ बैठती है। और मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मैंने उन सब बातों पर ध्यान देना तो दूर की बात, कभी सास पर जरा सा भी शक नहीं किया था। और मैं उसको एक अच्छी औरत समझती रही जो अपने पति की वफादार है और उसके पुण्य के लिए खुद लगी गली से बाहर आकर गरीबों को खाना देती है। लेकिन अब बात सिर्फ खाना खिलाने की हद तक नहीं थी, न ही किसी अनजान शख्स से बातें करने की हद तक की थी, बल्कि बात तो उससे भी बहुत आगे निकल चुकी थी। मेरी सास तो गर्भवती हो चुकी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यही वो शख्स है जिसके साथ मेरी सास का कोई चक्कर है। इसी वजह से वो खाना देने के बहाने यहाँ आती है। अब ये आदमी कौन है मैं नहीं जानती थी। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं वहां जाकर उन दोनों के मुंह पर उन्हें भला बुरा कहूं। फिर मुझे ख्याल आया कि वो दोनों कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे और मैं पीछे अपना घर भी खुला छोड़कर आई थी, कहीं चोर ना घुस जाए। मुझे यह फिक्र थी। जैसे ही मेरे दिल में चोर का ख्याल आया मैं तुरंत वापस आ गए, क्योंकि वहां पर मेरे जेवरात भी पड़े थे और कुछ कीमती सामान भी। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। मेरी कहा कि मुझे इस तरह से न देखें, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है कि आप खाना देने के बहाने कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं और आपकी कोख में किसका पाप पल रहा है। मेरी सास ने मुझसे कहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट उनके मुंह पर मारते हुए कहा कि ये सब मैं बिना वजह नहीं कर रही हूँ। ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि आप गर्भवती हो चुकी हैं और अब मैं वो देख कर आई हूँ।
कि आप किसका पाप लिए फिर रही हैं। सास ने वो रिपोर्ट उठाई और उन्हें पढ़ने लगी और मुझसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट में गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा कि अगर रिपोर्ट गलत है तो मैं यकीन भी कर लेती, लेकिन वो शख्स कौन है जिससे सारी सारी रात आप बैठकर बातें करती रहती हैं। आपने पति के लिए पुण्य के काम का नाम लेकर किसी और शख्स से के पाप करते हुए आपको शर्म नहीं आती? कौन है वो शख्स जिसके साथ आप हंस कर बातें कर रही थी? आपको अंदाजा भी है कि ये आपने मेरे पति की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रखकर लोगों की बहन या बेटी इस तरह से काम करती है और उनके सर शर्म से झुक जाते हैं। लेकिन ये पहली बार है कि एक जवान लड़के की माँ इस तरह का काम किया है। मेरे पति को बदनामी के डर से अपनी जान ही लेंगे। मैंने अपने दिल का सारा भड़ास सास के सामने निकाल दिया तो उन्होंने कहा कि तुम गलत समझ रही हो, वो शख्स तो मेरा भाई है जिसे किसी ने गलत डकैती केस में फंसाया था, जिसकी वजह से वह पुलिस से छुपकर इस घर में बैठा हुआ है और मैं उसे खाना देने जाती, वो आपका भाई नहीं है। यह बात मुझे मालूम है। इतनी कम अक्ल की मैं नहीं हूँ कि मैं समझ नहीं सकूंगी कि दो लोगों के बीच में कैसे रिश्ता हो सकता है। हाँ ठीक है, वो आदमी पुलिस से छुप रहा होगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन वो आपका भाई नहीं है, वो आपका आशिक है। मैं अपनी धुन में न जाने क्या क्या बोल रही थी कि मेरे फोन की घंटी बजी और इस फोन को सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया और मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा और मेरे हाथ में मोबाइल छूट फोन उस लैब में आया था जहां पर मैंने अपनी सास के टेस्ट करवाए थे और लैब वाला शख्स मुझसे कह रहा था कि नाम एक ही होने की वजह से टेस्ट में गलती हो गई है। आपकी सास की रिपोर्ट किसी और के पास चली गई है और किसी और की रिपोर्ट आपके सास के पास आ गई है। जो रिपोर्ट आपके पास आई है वह एक नए शादीशुदा जोड़े की है जो आपके सास के नाम की है। ये वो गर्भवती भी है और आपकी सास की रिपोर्ट मेरे पास है और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सास को छुप रहा है। एक छोटी सी गलतफहमी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मेरी सास कुछ महीने बाद इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई क्योंकि उन्हें कैंसर था, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने उनको इतना कुछ कहा था, मुझे उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी और लैब वाले से कहना चाहिए था कि आपके रिपोर्ट में जरूर कोई गलती है, लेकिन बजाय इसके मैं ये सब कुछ करती। मैंने मेरे आंखें बंद करके हर चीज पर भरोसा कर लिया। काश कि मैं एक पल को सोचती कि रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। मुझे ये बात सोचनी चाहिए थी, आगे जाकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैंने दिल से हमेशा इस बात का बोझ रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी कहानी कैसी लगी? मैं लाइक करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।